आज हम आपसे बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। और क्योंकि ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर में मेटा वेव नाम से पहले यूनिट है, ये उसका हिस्सा है। और पहला टॉपिक है डिफेंसी ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना एंड कॉम्पटाउट इफेक्ट। यही 3-4 फिनोमेना है जिनके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 20वीं सदी 19वीं सदी में ही तो कुछ फिनोमेना ऐसे मिले हमको, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला और एटॉमिक स्पेक्ट्रा था। बेसिकली 3-4 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। या इवन एटॉमिक स्टेबिलिटी खुद इनमें से अपने आप में एक प्रॉब्लम थी कि एटॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होती है। तो ये सब फिनोमेना हम क्लासिकल मैकेनिक्स के हेल्प से नहीं प्रूव कर पा रहे थे। तो इन फिनोमेना को हमें प्रूव करने के लिए एक नई मैकेनिक्स डेवलप करनी पड़ी जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया। इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे आगे एक एक करके बात चलती है, उसके बारे में बात करते हैं धीरे धीरे। और बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल हम लोग अगर इन जनरल कहा जाए तो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना यानी एटॉमिक लेवल के ऊपर की चीज़ों के लिए ज़्यादातर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी चीज़ों पे काम नहीं करती है, बड़ी चीज़ों पे भी ऐसे ही काम करती है जैसे कि छोटी पे करती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड द सेम थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। और बेसिकली देयर वाज द साइज थिंकिंग कि क्वांटम मैकेनिक्स कितने एरिया पे काम करेगी, क्लासिकल मैकेनिक्स का उसके बाद में काम नहीं करती। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और दैट वाज द बेस्ट। पहला फिनोमेना था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था। ठीक है, और उसके बाद फिर समझ में आएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स को बनाने के लिए क्यों फेल हो गई और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स रही क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से अगर हम देखा जाए तो हमने काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स तक भी सॉल्व की, जैसे कि गैस इक्वेशन थी और काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस के जरिए हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके बहुत अच्छी थ्योरी डेवलप की। और P=RT हमने एक बड़ा अच्छा डेवलप किया। उसके बाद में वंडर वाल इक्वेशन के अंदर डिसॉल्व करके उसको हमने अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत अच्छा लिया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रही। अब एक एक करके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे इसमें। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है कि रेडिएशन फर्स्ट थिंग्स इज देयर। ब्लैक बॉडी एक अदर पार्ट है या साथ में भी इंक्लूडेड कर सकते हैं। तो रेडिएशन क्या करता है कि अगर हम कहें कि अगर मैं किसी चीज़ को गर्म करता हूँ, किसी को भी गर्म करता हूँ, जैसे मान लिया आपने देखा होगा लोहार की दुकानों पे, मैं बचपन में था देखता था, आजकल भी देखने को मिल जाता है कि जब आप लोहे को गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है गर्म करते करते, है ना। तो उसमें से लाल कलर का रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलता है। ऐसे ही आप अगर कॉपर को गर्म करेंगे तो कुछ और निकलेगा, किसी और को गर्म करेंगे तो कुछ और निकलेगा। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल को कंसीडर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल को कंसीडर किया बेसिकली कि एग्जांपल है कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ द स्टोव, जो स्टोव होता है उसका हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसको कंसीडर किया है। तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ स्टोव अगर अब मैं इसको 550 डिग्री केल्विन तक गर्म करता हूँ, ठीक है, 550 डिग्री केल्विन तक मैं उसे गर्म करता हूँ अगर, तो 550 सेंटीग्रेड इज देयर। एक्चुअली इट इज आई थिंक देयर इज केल्विन ऑलमोस्ट, इज नॉट अ सेंटीग्रेड, 300-800, हाँ इट इज़ अ सेंटीग्रेड दैट इज ओके। तो अगर मैं इसे 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करता हूँ तो गर्म करने पे मुझे क्या मिलता है कि ठीक है, गर्म करने पे मुझे क्या मिलता है कि मटेरियल गर्म होने के बाद में लाल कलर का हो जा रहा है लगभग 800 डिग्री केल्विन पे, और उसके बाद में वो और ज़्यादा लाल हो जाता है। एंड देन उसके बाद उसमें से अलग अलग कलर की वेवलेंथ निकलनी पड़ती है जब हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ अगर समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है, एक कर्व आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये वाला पूरा का पूरा, ठीक, अगर मैं इस कर्व को देखता हूँ तो ये कर्व क्या है कि हमने क्या किया, जैसे जैसे पदार्थ को गर्म किया, गर्म करने के साथ साथ अब उसमें से जो भी वेवलेंथ निकली मैंने उन सबकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। अब इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आपका पदार्थ 900 डिग्री केल्विन पे था,
यानी 900 वही जो मैं पहली रेंज बताई। तो यहाँ पे आप देखिए इंटेंसिटी जो भी है लाइट की, जो भी आपको बाहर लाइट मिल रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम नज़र आ रही है। इवन इंटेंसिटी कम, ऑब्वियसली आपने एनर्जी कम दी है तो इंटेंसिटी कम ही नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे एक खास बात क्या है कि इससे नीचे का पार्ट, इससे नीचे की जितनी वेवलेंथ है वो सब गायब है पूरी तरह से। जो भी इसके नीचे की वेवलेंथ है, बेसिकली इसके नीचे की जो वेवलेंथ होंगी वो अल्ट्रावायलेट, जो इसके नीचे की वेवलेंथ होगी बेसिकली वो अल्ट्रावायलेट होगी। इसके नीचे की सभी वेवलेंथ्स अल्ट्रावायलेट्स होंगी। और इधर बेसिकली इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद की तो बाकी सभी आपको मिलती चली जाएंगी। माइक्रोवेव मिलेगा, रेडियो तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन यह है कि इसके नीचे की सारी गायब है। उसके बाद में अगर आप आगे देखते हैं ऊपर वाली में ये आपको कुछ पार्ट मिला, देन अगेन यू कैन सी ये पार्ट आपको मिल गया, एंड देन ऊपर आप देखते हैं एक बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो जब आपको एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है तो अब इस अमाउंट में हमें क्या समझना है इस कर्व के अंदर। एक्चुअली में उस चीज़ पे हम डायरेक्ट बात करते हैं कि अभी मैंने आपसे कहा कि जब मैंने उसको कम गर्म किया तो मैं कहता हूँ मुझे रेड लाइट ज़्यादा मिल रही थी। तो एक्चुअल में ये जो वेवलेंथ है, दैट इज नियर अबाउट जो वेवलेंथ है ना, ये रेड लाइट वेवलेंथ है लगभग, और मुझे यहाँ पे इस लाइट की मैक्सिमम अवेबिलिटी मिलती है। बाकी लाइट उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं मिल रही। अगर मैं देखता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन, नीचे का पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा है ना बेसिकली, कि इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट हो गया है ना। तो एक्चुअल में यही पार्ट आपको मिल रहा है और बाकी कोई भी वेवलेंथ अकर नहीं कर रही है। तो बेसिकली मुझे वो चीज़ लाल दिखाई देती है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और हीटअप कर दिया। पहले के कंपेरिजन पे मैंने उसको क्या किया, हीटअप कर दिया। और थोड़ा सा जब मैंने उसे हीट कर दिया तो हीट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है कि ये रहा मेरा रेड पार्ट, ये रहा, और यहाँ पे देखिए कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी मेरी बढ़ गई। ठीक है, बेसिकली यूवी है और यहाँ पे कुछ ब्लूइश पार्ट है, तो ये इंटेंसिटी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और ना और समझने की कोशिश करते हैं। देन आगे फिर से क्या हुआ, ये वाले हिस्से की वेवलेंथ मेरी बढ़ गई। ठीक, और ये वाले की बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या फिजिक्स है एक्चुअल में, अब अगर हम बात करते हैं E इक्वल्स टू, दैट इज E इक्वल्स टू, इट इज सिग्मा T की पावर 4, है ना। तो ये क्या है, वीन्स लॉ है, ये है वीन्स लॉ। तो ये क्या है, वीन्स लॉ है बेसिकली। अब वीन्स लॉ में क्या मुझको दिख रहा है कि जो एनर्जी है, यानी जो इंटेंसिटी है बेसिकली, जो इंटेंसिटी है मेरी बेसिकली मटेरियल से निकलने वाली लाइट की, वो इंटेंसिटी टेम्परेचर की 4th पावर के इक्विवेलेंट होती है। ठीक, ये कह रहा है बेस। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर ये जो इंटेंसिटी मुझे मिल रही है, ओवरऑल जो इंटेंसिटी मुझे मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है पूरा का पूरा, अगर मैं इसको पूरी इंटेंसिटी को कम्प्लीटली कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं इस पूरी की पूरी इंटेंसिटी को कम्प्लीटली कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर मैं ये जो कर्व मुझे मिल रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो अगर मैं इसे पूरी की पूरी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे इस पूरी की पूरी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के बाद में जो एनर्जी या इंटेंसिटी मुझे नज़र आती है, वो एनर्जी मेरे वीन्स लॉ को फॉलो नहीं, स्टीफन लॉ को फॉलो नहीं करती। बेसिकली स्टीफन लॉ में मैंने अभी आपके सामने लिखा था, इज इक्वल्स टू सिग्मा T की पावर 4। ठीक, ये क्लासिकल लॉ था, बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा बनाया गया नियम था। तो ये यहाँ पे काम नहीं करता पूरी तरह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब समस्याएं आ रही थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इसने नहीं
काउंटर किया। ठीक, अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे काउंटर करता है, कैसे काउंटर नहीं करता है। चलिए अब एक फिनोमेना पे और हम आगे बात करते हैं। हाँ, ये अनदर वन इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, ये एक और फिनोमेना है इसके अंदर कि जिसने मतलब परफेक्टली काम नहीं किया। अब ये क्या चीज़ थी, अब इसमें क्या था कि अगर किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी मेटेलिक बीम, किसी भी मेटल के ऊपर एक लाइट को, किसी भी लाइट को अगर डाला जाता है तो उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जनरेट होती थी। ठीक, एक सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा फिनोमेना, जैसे सोलर सेल हो मान सकते हैं। सोलर सेल थोड़ा अलग मैकेनिज्म है, लेकिन फिलहाल के लिए हम सोलर सेल मान सकते हैं कि जैसे सोलर सेल होता है, सोलर सेल के ऊपर लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद में उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन से आपका बैटरी चार्ज होती है, जो भी होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअल में कि जैसे ही मेटेलिक प्लेट के ऊपर आके रोशनी गिरती है और रोशनी गिरने के बाद में इस मेटेलिक प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या थी वो बड़ा टिपिकल गेम था। कि वो टिपिकल गेम क्या था, जैसे क्या हो रहा था कि अगर मेरा लाइट किसी भी इंटेंसिटी की हो, मैं लाइट अगर इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ये नेसेसरी नहीं हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अगर समझना है, लेट कंसीडर, देखिए अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये रहा, देखिए यहाँ पे पोटेशियम की फिल्म मैंने लगाई हुई है नीचे की तरफ, पोटेशियम एक मटेरियल लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मेरे पास में 700 नैनोमीटर का कोई फोटोन है, तो 700 नैनोमीटर का फोटोन है, दैट मीन रेड लाइट, इट इज अ रेड लाइट। ठीक, तो 700 नैनोमीटर का एक फोटोन है। तो जब मैंने पोटेशियम के ऊपर उसको डाला तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होता। अब मैं चाहे इसकी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दूं, इसको कितना भी तेज क्यों ना कर दूं मैं, मतलब फोटोग्राफिक, मतलब जो पोटेशियम फिल्म है वो गर्म होने लगती है, बट उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। ठीक, अब आगे क्या होता है, जैसे ही मैंने क्या किया, एक ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन डाला, नॉट इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एक ग्रीन कलर का फोटोन डाला, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर की लाइट डालने के बाद इंटेंसिटी कितनी भी मैंने कम रखी, जितनी चाहा मैंने उतनी इंटेंसिटी को कम रखा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। तो ये एक बड़ा अलग सा फिनोमेना था जो क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह डिफाइन नहीं कर पा रही थी। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि अगर आपके पास में कोई भी इंटेंसिटी की लाइट और आप किसी भी मेटल के ऊपर डालते हैं तो वो लाइट वहाँ पे जनरेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। दैट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अनदर वन, दैट्स अ कॉम्पटन इफेक्ट। ये अब कॉम्पटन इफेक्ट में क्या था कि मेरे पास में एक लाइट थी। अब लाइट मैंने कहीं भी एक सॉफ्ट टारगेट बेसिकली कार्बन के ऊपर डाली, और कार्बन के ऊपर डालने के बाद क्या हो रहा था कि वहां पर जो मुझे वापस में एक फोटोन मिल रहा था, उस फोटोन की जो वेवलेंथ थी वो आपके एक्चुअल फोटोन की वेवलेंथ से डिफरेंट थी। इस वाले फोटोन की वेवलेंथ से, ये जो आपको फोटोन लास्ट में स्कैटर्ड होकर मिल रहा है, ये जो लास्ट में स्कैटर्ड होकर मिल रहा है, ये वाला, इस वाले फोटोन की वेवलेंथ से अलग थी। अब अलग क्यों थी, उसकी वजह क्या है, इसमें अब सोचने की बात है कि इसमें अगर मैं लाइट किसी पे डालता हूँ और लाइट डालने के बाद क्या हो रहा है कि वो लाइट की वेवलेंथ अलग बदल जा रही है, और वेवलेंथ इतनी ज़्यादा अलग नहीं बदल रही है कि दैट वाज एनर्जी लॉस। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में मतलब समझना क्लासिकल मैकेनिक्स से इतना संभव नहीं हो पाया। ठीक, और उसके बाद में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना जैसे कि आपका एटॉमिक मॉडल है। फिर से पीछे आते हैं, अब और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक, अब जैसे कि आपका एटॉमिक मॉडल, अब एटॉमिक मॉडल की हम बात करते हैं। अब एटॉमिक मॉडल में देखिए प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी कि जब 19वीं सदी के शुरुआत के दिनों में ही डाल्टन की एक अपनी थ्योरी आती है एटम को लेके। बड़ी अच्छी थ्योरी बनाई उन्होंने कि कहा कि पदार्थ जो भी होंगे वो सभी एक छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बनेंगे,
उसके बाद में फिर आगे उसको थोड़ा सा मोबिलाइजेशन किया, अवोगाद्रो नंबर आ गए कि जो पर्टिकुलर एक मोल अमाउंट होगा सिस्टम का। जब तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मटेरियल की मेन प्रॉपर्टी किस चीज़ से डिफाइन करते हैं, ये मास से, एटॉमिक नंबर से डिफाइन होती है कि मास से डिफाइन होता है, लेकिन हमारे पास में कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि अवोगाद्रो नंबर भी था हमारे पास में। उसके बाद जब हमने आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हमने कहा कि जो अलग अलग मटेरियल है वो अलग अलग एटम से मिलके बनते हैं, और कई बार कुछ जो अनदर पदार्थ हैं वो कुछ एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बेसिकली सगुणित या इवन प्रोपोर्शनलिटी लॉ जिसे आप कहते हैं वो सामने आ गया पूर्ण रूप से। तो जो प्रोपोर्शनलिटी लॉ सामने आया, प्रोपोर्शनल लॉ ने क्या बताया मुझको कि प्रोपोर्शनल लॉ ने बताया कि हाइड्रोजन के दो एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ के ही पानी बनाते हैं। अब ये बड़ी अजीब समस्या थी कि एक हाइड्रोजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ ही अटैच क्यों होते हैं, या इवन मेथेन के अंदर कि एक कार्बन का एटम चार हाइड्रोजन के एटम के साथ में अटैच होता है। ये एक बड़ी समस्या थी अगर समझना चाहें। या इवन जैसे CO2 को मैं लिखता हूँ कि दो कार्बन के एटम एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है, या पानी के अंदर बेसिकली कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का एटम दो पानी के साथ में अटैच होता है। या इवन मैं मैथेन की बात करूं कि एक कार्बन का एटम चार हाइड्रोजन के साथ, चार ही क्यों, पांच क्यों नहीं, छह क्यों नहीं, या सात क्यों नहीं, आठ क्यों नहीं, ये एक बड़ी चैलेंजिंग था। ठीक है कि ये किस तरह एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। और उसके बाद में फिर जब हम जैसे जैसे आगे डेवलप हुए, अब होता क्या है कि 19th सेंचुरी के लास्ट में लगभग 1892 में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, और जे थॉमसन उस खोज को करते हैं। उस खोज को करने के बाद वो एक एटम का मॉडल लेके आते हैं, एक एटॉमिक मॉडल लेके आते हैं। उस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने कहा कि वाटरमेलन मॉडल टाइप है। वाटरमेलन मॉडल समझ में आता है कि ठीक है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीज की तरह उसके अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इससे उस मॉडल से ये सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी दूर तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है कि दो हाइड्रोजन क्यों जुड़े, एक ऑक्सीजन क्यों जुड़ा, ये सब नहीं मिल पाता। इवन उसके आगे जब फर्दर रदरफोर्ड आते हैं और ये सब आते हैं, उसके बाद में कुछ लिरिक्स बननी शुरू होती है, लेकिन अप टू 19th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के लास्ट तक, 20वीं सदी के स्टार्ट तक भी हमारे पास ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। ये पहली प्रॉब्लम। अब अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। अगली प्रॉब्लम थी डिफाइन अ स्पेक्ट्रा। अब जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि जब अलग अलग कलर की चीज़ों को गर्म किया जाता है, उनसे अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, सभी चीज़ों से अलग अलग कलर की लाइट निकलती है। और अलग अलग कलर की लाइट में अब ये अलग अलग की लाइटें अलग अलग कलर से क्यों निकल रही थी, या मुझे किसी भी आइटम का कलर ब्लू क्यों नजर आता है, या किसी भी कलर का आइटम मुझे कुछ कलर क्यों नजर आता है, या इवन मरकरी लैंप है, पीला जलता है, सोडियम पीला जलने लगता है, ठीक है। और इवन अगर मैं वाइट लाइट देखता हूँ तो बल्ब से वाइट लाइट निकलती है, तो ये सब क्यों। या इवन अब अगर हम आतिशबाजी को देखते हैं तो अलग अलग कलर की आतिशबाजी आपको बहुत अच्छे से आकाश में दिखाई देती है, क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल से बनती है। तो अलग अलग मटेरियल आपको अलग अलग कलर दे रहा था। तो ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग कलर क्यों दे रहा है, इस बात के लिए, या इवन कोई भी जो लाइट है वो लाइट क्यों बनती है, इस बात के लिए हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये एक्सप्लेनेशन हम सबको क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए मिले, इसलिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स को समझना और जानना शुरू किया बेसिकली। अब फिर से शुरू, अब स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड से आते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या चीज़ थी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स सिंपल सा कहती थी कि एक्सटर्नल फोर्स, it is F external is equals del P upon del T। और हमने इस इक्वेशन की मदद से बहुत सारे नियमों को बनाया, बहुत सारे। इवन हमारे पास में जितने भी थर्मोडायनेमिकल लॉज थे वो सब इसके द्वारा डिफाइन किए गए। उसके बाद में क्लासिकल गैस इक्वेशन इसके द्वारा आई, और इसके अलावा बाकी डायनामिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हमने वो सब इसी से सॉल्व करी। और इवन हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स अपना प्लानिटरी मोशंस के जरिए सॉल्व की, यानी प्लैनेट्स क्यों घूमते हैं या ग्रेविटी क्या होती है, वो सब इसी इक्वेशन के जरिए हमारी आसानी से सॉल्व की जा सकी। ठीक,
अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन का जिक्र किया गया है। ये बहुत अच्छी, इट वाज अ सो ब्यूटीफुल थिंग्स कि ये पहली बार थ्योरियों को यूनिफिकेशन करने में पहली बार किसी चीज़ को यूनिफाइड किया गया, मतलब दो थ्योरियों को आपस में बिल्ड किया गया, दो अलग अलग ब्रांचेस को। जैसे ऑप्टिक्स के लिए हम अलग थ्योरी पढ़ते थे और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए हम अलग थ्योरी, जैसे हम क्या करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हम अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, और अगर हम बात करते हैं बिजली की या इन सब की, तो इनके लिए हम अलग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी यूज्ड इन द करंट इक्वेशन और इन सब के अंदर भी, बट लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए हमें गॉस थ्योरम और इन सब थ्योरम्स को समझना और जानना होता है, वो एक अलग पार्ट है, उनका न्यूटन सेकंड लॉ से कोई टच नहीं होता। ठीक, तो मैक्सवेल इक्वेशन ने क्या किया, पहली बार दो ब्रांच, एक तो ऑप्टिक्स एंड प्लस ईएमटी आपस में मर्ज किया। ये पहली बार यूनिफिकेशन हुआ, लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि क्या चीज़ों को यूनिफाइड किया जा सकता है, और इसी कारण से 1945-46 में हमने स्ट्रिंग थ्योरी और बड़ी बड़ी थ्योरियों को आगे लेके आए। ठीक है, लेकिन वो सब आपके मतलब की चीज़ नहीं है फिलहाल में, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इट इज। ठीक, अब क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत सारी चीज़ों को समझा पाया, मैक्सवेल बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर पाई। अच्छी दो थ्योरी थी हमारे पास, लेकिन इन दो थ्योरी के जरिए हम जो अभी अभी मैंने बात की, पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट, और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम यानी पदार्थों से निकलने वाली लाइटें, और उसके बाद में फिर अगला मैंने आपको जो बताया कि वो सबको क्वांटम, ये क्लासिकल मैकेनिक्स और मैक्सवेल इक्वेशंस नहीं रिजॉल्व करवाए थे, इसलिए हमने एक नई मैकेनिक्स डेवलप की जिसको हमने कहा क्वांटम मैकेनिक्स। इसलिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किया। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, कैसे काम करती है, एक एक करके शुरू करते हैं। ये बात हम अपने लास्ट लेक्चर में शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से फिर से। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर, थैंक यू सो मच।